मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है इकोनॉमिक्स इन इजी वे में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय और उसके संबंधित समुच्चय। तो ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का यानी कि हमारी समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक का ही नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका मीनिंग तो देखें कि इसका मतलब क्या होता है। इसके मतलब के लिए हम एक गांव की स्टोरी लेंगे। एक गांव है जहां तीन दोस्त रहते हैं, आदित्य, भावना और अभिषेक। आदित्य जो है कलाकार है, अभिषेक एक बैंकर है, भावना एक चाय की दुकान है, उसकी टी सेलर है। उनके गांव में चाय पत्ती की कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। तो तीनों के तीनों बड़ी कीमतों से टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कीमतें बढ़ रही हैं। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, तीनों के तीनों क्यों टेंशन में है। भावना अगर ठीक है, अभी भावना की चिंता समझ में आती है कि उसको प्राइस बढ़ रही है क्योंकि वो चाय की दुकान है, उसके लिए तो जरूरी चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन जो ये आदित्य अभिषेक है, ये क्यों टेंशन में है? इसका जवाब हम मांगते हैं हमारे अर्थशास्त्री पंडित विकास से। वो हमें बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो कहते हैं कि बढ़ती कीमतें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी को प्रभावित करती है। हर किसी को कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है, और कीमतें ही नहीं, और भी जो अन्य हमारी अर्थव्यवस्था में चर हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आदित्य पर इसका असर क्यों पड़ा? क्योंकि आदित्य का जीवन यापन लागत बढ़ गई, जिसके कारण आदित्य क्या करेगा, अपने जो वो पेंटिंग करता है उसकी कीमतों में वृद्धि कर देगा। तो अन्य लोग हैं, उन पे भी इसका असर पड़ जाएगा। ठीक है। वहीं अभिषेक जो एक वित्तीय सलाहकार भी है, बैंक में काम करता है, उसके लिए क्या होगा, लोग उसके पास, अब इसकी जिंदगी में तो फर्क पड़ा। देखो लोगों पे क्या, जब कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों का जीवन यापन भी तो, उनका भी तो कहेंगे, उनके लिए भी तो मुश्किल हो रहा है कि हम ये कहेंगे जीवन यापन करने के लिए पहले जो मान लो उनको 10,000 रुपये खर्च हो रहे थे, अब कीमतें बढ़ रही हैं तो उनको 12,000 रुपये लग रहे हैं। तो वो क्या नहीं कर पा रहे, बचत नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो बचत नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं किस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, निवेश पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो अभिषेक पे भी इफेक्ट हुआ। तो ये होते हैं अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न चर होते हैं, एक दूसरे पर अंतर संबंध रखते हैं। और हमारी समष्टि अर्थशास्त्र इन्हीं को कैसे पढ़ती है, पूरे के पूरे आर्थिक मुद्दों को एक साथ अध्ययन करती है, समग्र रूप से उनका अध्ययन करती है। तो हमारी जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो किसे, उसको क्या कहते हैं, वह अर्थशास्त्र जिसमें सभी आर्थिक मुद्दों को क्या किया जाता है, सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अब जरा इसमें हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पूंजीगत वस्तु, उपभोग वस्तु, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। सबसे पहले देखते हैं कि उपभोग वस्तु क्या होती है। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को सीधे संतुष्ट करती है। सीधी सी बात है, जो हम अपनी लाइफ में नॉर्मल डेज में गुड्स को यूज कर रहे हैं, वो सभी वस्तुएं क्या हैं, उपभोग वस्तुएं हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप दुकान पे गए और आपने ब्रेड खरीदा और आपने कोई बुक खरीद ली, वो सब की सब क्या है, उपभोग वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? अब मान लो आप एक फैक्ट्री में जाते हो, फैक्ट्री में आपको कोई मशीन दिखती है, वो मशीनें क्या है, पूंजीगत वस्तुएं। ये अचल परिसंपत्ति है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि स्थिर है, इनका हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं। लेकिन क्या सभी मशीनों को हम पूंजीगत वस्तु कह सकते हैं कि मैं कहूँ सारी मशीनें ही पूंजीगत वस्तु है? आपके सामने एग्जाम्पल है, ये टेलर है। क्या इस टेलर भी किसी मशीन का यूज कर रहा है? ठीक है, कपड़े सिलने के लिए। अब ये जो लेडी है, ये भी मशीन का यूज कर रही है कपड़े सिलने में। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी पूंजीगत वस्तु है, कौन सी नहीं है? देखो दोनों में फर्क क्या है। पहले वाला अपने किसके लिए कर रहा है, उत्पादन करने के लिए क्या कर रहा है, या कहेंगे एक व्यवसाय करने के लिए उस मशीन का प्रयोग कर रहा है। लेकिन जो वो लेडी मशीन का यूज कर रही है, वो किस चीज के लिए कर रही है, अपने क्या करेंगे, घरेलू जिंदगी के लिए कर रही है, उपभोग एज ए उपभोग वस्तु के रूप में कर रही है। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, उपभोग वस्तु कहेंगे। तो सभी मशीनें
पूंजीगत वस्तु नहीं होती हैं, यह उस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। अब आते हैं उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं क्या होती है? जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करती है। कोई भी वस्तु है जो उत्पादन में मदद करती है। जैसे मैं कहूँ हमें सोफा बनाना है, तो लकड़ी, कपड़ा, नेल वगैरह, जो भी उसमें कील वगैरह जो भी इस्तेमाल होगी, वो सभी वस्तुएं क्या हैं? उत्पादक वस्तुएं। और इसी में भी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में आप एक स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे हैं, तो कच्चा माल क्या चाहिएगा? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉबेरी और साथ में एक मशीन। जब हम इन दोनों वस्तुओं को हम उत्पादक वस्तुएं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों उत्पादन में मदद कर रही हैं। दोनों वस्तुएं उत्पादन में सहायता करती हैं। क्या हम इन दोनों को पूंजीगत वस्तुएं बोल सकते हैं? नहीं। हम इस मशीन को तो पूंजीगत वस्तु बोल सकते हैं, लेकिन जो ये स्ट्रॉबेरी है इसको पूंजीगत वस्तु नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी है उसका एक बार प्रयोग होने वाला है, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम कई सालों तक प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी पूंजीगत वस्तुएं क्या नहीं होती? सभी पूंजीगत वस्तुएं सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती हैं। ये दोनों उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल से बोलूं, लकड़ी। लकड़ी एक उत्पादक वस्तु है, लेकिन हम उसको पूंजीगत वस्तु नहीं बोल सकते, लेकिन मशीन को हम उत्पादक वस्तु बोल सकते। तो सभी जितनी भी पूंजीगत वस्तु है वे उत्पादक वस्तु है, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अंतिम वस्तु के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, इसने दुकान से एक पेपर खरीदा। इसी दुकान से दूसरे पर्सन ने एक पेपर खरीदा, लेकिन इसने इस पेपर का इस्तेमाल फोटोकॉपी के लिए किया। मतलब इसकी एक दुकान है फोटोकॉपी की, इसने पेपर खरीदा और उस पेपर से फोटोकॉपी करके दूसरे लोगों को बेचा। जो पहले वाला पर्सन है उसकी वस्तु को हम अंतिम वस्तु बोलेंगे, लेकिन दूसरे वाले को हम मध्यवर्ती वस्तु बोलेंगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसने जो पेपर खरीदा है अभी ये इसमें और क्या करेगा? मूल्यवर्धन करेगा, क्योंकि अभी इसकी फोटोकॉपी करेगा और उसमें अपनी जो लागत है उसको जोड़ के किसी अन्य उपभोक्ता को उस सामान को बेचेगा। जब वो अन्य उपभोक्ता को बेचेगा तभी वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। तब तक वो अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी, हम उसको क्या कहेंगे? मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तुएं होती क्या? जिनका उपयोग क्या उपभोग के लिए किया जाता है, निवेश के लिए किया जाता है, उसको हम अंतिम वस्तु कहते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं का उपयोग पुनर्विक्रय के लिए किया जाता है उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। इसमें कोई मूल्यवर्धन नहीं होता, लेकिन इसमें मूल्यवर्धन होता है। अंतिम वस्तु को हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करते हैं, लेकिन मध्यवर्ती वस्तु को हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है, दोनों को अलग अलग अंतर करने की क्या जरूरत है? तो इसका जो आंसर है वो ये है, दोहरी गणना की समस्या। यदि हम इन दोनों का अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे दोनों को, तो क्या होगा? दोहरी गणना की समस्या होगी। यानी दोहरी गणना मतलब एक ही मूल्य को बार बार गिना जाना, क्या कहलाता है? दोहरी गणना। जैसे फिर से वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर्सन ने खरीदा पेपर 10 रुपए में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, इसने भी 10 रुपए में खरीदा। अब इसने अपने पर्सनल यूज में ले लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इसने उस 10 रुपए के कीमत पे क्या किया? उसको फोटोकॉपी किया। जैसे इसने खरीदा, मूल्य 10 रुपए था, फोटोकॉपी करके उसने उसको 15 रुपए में बेचा। तो अब कितना ऐड कर दिया? 5 रुपए ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। अगर मान लो हम दोनों को ऐड करते तो क्या होता? 10 + 15 25, मतलब जब दुकानदार से खरीदा कागज तब 10 रुपए ऐड करते, फिर जब उसने फोटोकॉपी करके बेचा 15 रुपए फिर ऐड करते। यानी कि एक ही मूल्य को बार बार हम गिन लेते, इसलिए हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं को अलग अलग करते हैं। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रकाशन द्वारा खरीदा गया पेपर क्या होगा? अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु? मध्यवर्ती वस्तु। किसी परिवार द्वारा खरीदा गया दूध, इसको हम कौन सी वस्तु कहेंगे? अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु? अंतिम वस्तु।
विनिर्माण फर्म द्वारा प्रयोग कोयला। मध्यवर्ती वस्तु, कार्यालय में स्थापित कंप्यूटर। अंतिम वस्तु, एक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया मोबाइल सेट। अंतिम वस्तु, किसान द्वारा उपयोग किया जाने वाला उर्वरक, मैंने कि जो खाद वगैरह होती है। कौन सा? मध्यवर्ती वस्तु। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो का, स्टॉक एंड प्रवाह। स्टॉक क्या होता है? यह उस चर को संदर्भित करता है जिसे हम एक समय के विशेष बिंदु पर मापते हैं। जिसे हम विशेष बिंदु पर मापते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक, और किसे हम समय की अवधि में मापते हैं उसको हम कहते हैं प्रवाह। एक दुकान है, मान लो आपकी दुकान है, आपने उसमें कुछ सामान रखा, आप उसमें सामान बेच रहे हो। सबसे पहले क्या करोगे? उसमें सामान रखोगे, यानी कि उसमें एक स्टॉक रख बनाओगे। मान लो आपने 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया। वो क्या है? आपने फिक्स कर दिया, अभी मैंने 50,000 का सामान खरीद लिया, अब मैं नेक्स्ट कब खरीदूंगा? जब ये बिक जाएगा या कम हो जाएगा। अब आपने फिक्स कर लिया उसको, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उसको रख लिया। यानी कि एक, हम क्या कहते हैं उसको, एक समय जो हम उसको पॉइंट पढ़ते हैं ना, एक विशेष बिंदु पर हमने उसको माप लिया कि हमने इतना स्टॉक रख लिया। स्टोर पे कुछ सामान बिक्री होगा, बिक्री तो रोज होगी, किसी दिन कम होगी, किसी दिन ज्यादा होगी, तो उसमें बार बार हम उसको देखेंगे, आज इतनी, तो क्या होंगे? निश्चित समय पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टॉक का एक विशेष समय पर प्रभाषित किया जाता है, और इसे एक विशेष समावधि में, ठीक है। तो विशेष समय बिंदु पर जब मापा जाता है उसको स्टॉक कहते हैं, विशेष समावधि में मापा जाता है उसको हम कहते हैं प्रवाह। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।